Hello everyone, welcome to Engineers Adda 24/7. Myself गौरव सिंह. So guys, NHPC मैकेनिकल सेगमेंट में एग्जाम हो चुका है. आंसर की भी रिलीज कर दिया आपके रेस्पॉन्स के साथ. ठीक है, तो हम उसके क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस करेंगे. तो जो सब्जेक्ट मैं डील करने वाला हूं इसमें प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन. चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस में एंटर करते हैं. गाइस अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्क्रीन पे जो आपने देखा होगा और आपने सॉल्व भी किया होगा एग्जाम में. इंडियन स्टैंडर्ड मैट्रिक थ्रेड के लिए इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका थ्रेड एंगल कितना होता है. तो मैट्रिक थ्रेड में अगर मैं बात करूं कि इंडियन स्टैंडर्ड, ध्यान देना, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 60 डिग्री होता है. अगर मैं ब्रिटिश विथ वर्थ के अकॉर्डिंग बात करूं तो वो 55 होता है. याद रखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हो दैट इज ब्रिटिश विथ वर्थ है. ठीक है, तो गाइस यहां पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना है, ये जो आप देख पा रहे हो दैट इज व्हाट करेक्ट आंसर यहां पर आप देखेंगे दैट इज बी 60 डिग्री. मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. एडवांटेज ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियर. रोलिंग कॉन्टैक्ट बियर की क्या एडवांटेज है ये पूछा जा रहा है. पहली बात तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, अगर मैं बोलूं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग दैट इज रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ये क्या है कि अगर मैं बोलूं कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग एक तरह का एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है. ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, ध्यान दीजिएगा, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है. ये अगर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट, बट इसका जो अगर ज्यादा ये नॉइज ज्यादा करता है, मोर नॉइजी होता है. ध्यान दीजिएगा, मोर नॉइजी होगा, आपका कॉस्ट भी ज्यादा होता है, मोर कॉस्टली होगा. इसको लो स्पीड ऑपरेशंस में ज्यादा यूज करते हैं. तो आप देख लो लेस नॉइसी नहीं हो सकता, ज्यादा नॉइसी है. लेस इनिशियल कॉस्ट ये तो हो ही नहीं सकता. ये दोनों मैंने लिखा. सिंपल हाउसिंग डिजाइन हो सकता है, सिंपल नहीं है इसका. अगर आप डिजाइन देखोगे तो कुछ इस तरह से डिजाइन निकल के आएगा. यहां पर आपको याद होगा कुछ ऐसा डिजाइन, तो थोड़ा सा आप समझेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इनर रेस होता है, आउटर रेस होता है और केज होता है. ये इनर रेस है, आउटर रेस और केज है. तो सिंपल तो नहीं है डिजाइन, तो ये भी ऑप्शंस में नहीं हो सकता. ध्यान दीजिएगा, लो स्टार्टिंग फ्रिक्शन, जब भी इसका नाम क्या है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है. तो जो लो ऑपरेटिंग एप्लीकेशंस होते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा. चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ. कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट. पूछा जा रहा है कि इसमें से अगर आप देखोगे, पूछा जा रहा है कि ग्लास हैज पॉइजन रेशियो. यस, ग्लास का पॉइजन रेशियो इतना ही होता है जो गिवन होता है. और सेकंड है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़. आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्टील आपको लगता है रबड़ है, बट अगर हम चेक करें तो स्टील इज मोर इलास्टिक. तो ए और बी बोथ करेक्ट है, तो आप यहां पर ऑप्शन सी लगा दोगे. आई थिंक एनएचपीसी ने भी यही ऑप्शन दिया है, तो करेक्ट है उनके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पर गियर हैज ए टीथ 30 which are rotating at 300 mm. determine the circular pitch. आपसे सर्कुलर पिच पूछ रहा है जबकि मॉड्यूल दे रखा है. अगर हम देखें कि मॉड्यूल यहां पर आपको दे रखा है, मॉड्यूल 4 है, और गाइस आपसे पूछा जा रहा है कि सर्कुलर पिच बता दो. तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. P इक्वल टू होता है पाई d बाई टी. अच्छा, मॉड्यूल क्या होता है एक्चुअली, डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा. तो आप लिख सकते हो पाई इंटू क्या हो गया, मॉड्यूल. तो गाइस सर्कुलर पिच का जो फॉर्मूला बनेगा बहुत ही सिंपल है. पाई इंटू मॉड्यूल 4 है, तो पुट कीजिए पाई इंटू, पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू 4. तो सर्कुलर पिच जो आएगा यहां पर दैट इज 12/56. तो एक करेक्ट आंसर होगा. बहुत ही सिंपल. चलिए मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच हैव नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग. ध्यान दीजिए, फ्यूजन नहीं है. अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग फ्यूजन है, थर्मिट वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग है. ठीक है ना. अगर हम बात करो ऑक्सी एक्सिटिलीन वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग है, नॉट है. तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है. ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक यहां पर करेक्ट वेल्डिंग होगा, नॉट है फ्यूजन वेल्डिंग. ये दोनों तीनों ही आपका फ्यूजन वेल्डिंग है. चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन समझते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट ड्राइव दे रखा है कि अगर आप देखोगे तो फॉलोअर का डायमीटर दे रखा है, मतलब D2 दे रखा है, दैट इज 400 mm. एंड आपका डायमीटर ऑफ ड्राइवर दे रखा है T1 दैट इज 150 mm. ध्यान दीजिएगा, थिकनेस ऑफ द वेल्ड ड्राइव दे रखा है, थिकनेस अगर हम देखें दैट इज तो 50 mm दे रखा है. गाइस आपसे ये पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वेल्ड ड्राइव क्या होगा. तो गाइस वेलोसिटी ऑफ वेल्ड ड्राइव की हम यहां पर चर्चा करेंगे.
तो याद रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ जो वेल ड्राइव, वेलोसिटी जो रेशियो होगा, वेलोसिटी रेशियो हम बात करेंगे, दैट इज यहां पर वेल्ट ड्राइव के अंदर बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो। तो याद रखिएगा वेलोसिटी जो रेशियो वेल्ट ड्राइव के केस में होगा ड्रिवन बाय वेलोसिटी दैट इज ड्रिवन बाय ड्राइवर होगा, दैट इज व्हाट, ड्रिवन बाय ड्राइवर। ठीक है, ऐसा ही है क्या? ड्रिवन बाय ड्राइवर मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां पर ड्रिवन कौन है, तो ध्यान से देखिएगा ये ड्राइवर, तो ड्रिवन क्या होगा, मतलब आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ किसका, मतलब स्पीड ऑफ किसका, फॉलोअर का, डिवाइडेड बाय किसका, स्पीड ऑफ ड्राइवर। आप जो यहां पर देख पा रहे हो, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं गियर की बात करूं, गियर के केस में ड्राइवर अपॉन ड्रिवन होता है, गियर के केस में मतलब ड्राइवर अपॉन ड्रिवन होता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो अगर मैं बात करूं तो n2 मतलब अगर आप देखोगे तो ये अगर मैं बोलूं तो सर क्या हो जाएगा, n फॉलोअर भी होता है, अगर ये बोलो तो ये किसका, फॉलोअर का होगा। फॉलोअर अगर आप देखोगे यहां पर तो फॉलोअर होगा, तो फॉलोअर क्या है, 2 पे है, तो n2 बाय n होगा। तो सिंपली आप पुट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, d1 बाय d2 हो जाएगा, प्लस थिकनेस ऑफ बेल्ट है तो आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए। तो गाइस अगर हम बोले तो यहां पर d1 कितना दे रखा है, 150 प्लस किसमें 50 ऐड करो, और ये कितना है 400 प्लस आप 50 में ऐड करो। तो यहां से अगर आप देखोगे n2 बाय n1 तो डेट इज 200 डिवाइडेड बाय 450, ध्यान दीजिएगा। तो कैंसिल आउट करेंगे तो गाइस 4/9 इसको डेसिमल में ले जाओ 0.44 आएगा। इसमें से कोई जो ऑप्शन जो मैच कर रहा है ना 0.4 बी मैच करेगा, बट एनएचपीसी ने इसका आंसर 2.25 दिया, इसका जस्ट रेसिप्रोकल किया है। तो आप इसको चैलेंज कीजिए, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, इजंट इट। ये गलत आंसर है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, आप यहां पर इसको चैलेंज कर सकते हो। तो आंसर जो एनएचपीसी का है वो रॉन्ग है, और इसका जो आंसर बी होना चाहिए, मतलब 0.44 मतलब अप्रॉक्स में होना चाहिए। जस्ट सी, चेक कीजिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस, अगर आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर, तो यहां पर देखेंगे सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है। याद रखिएगा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर आप देखोगे 2/3 फिर किसके लिए होता है, आपको याद होना पड़ेगा, हॉलो स्फीयर के लिए होगा। दिस इज व्हाट, हॉलो स्फीयर के केस में आपका ऐसा कुछ होता है। mr² बाय ये डिस्क के केस में होगा, और ये जो देख पा रहे हो आप रिंग के केस में होता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 2/5 सॉलिड स्फीयर पूछा, 2/5 mr। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिएगा सील्डेड मेटल है, मिग वेल्डिंग मेटल है तो आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा। कार्बन आर्क वेल्डिंग, अच्छा कार्बन आर्क वेल्डिंग मतलब ग्रेफाइट की कोटिंग होगी इस पे। अच्छा ग्रेफाइट कोटिंग जो होगा वो नॉन कंज्यूमेबल होगा, क्योंकि आपका उसके हॉट हार्डनेस बढ़ा देगा, तो ये बी होगा। आगे भी देख लो गैस मेटल मिग वेल्डिंग, तो ये कंज्यूमेबल है। फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग, डोंट गेट कंफ्यूज, मतलब मेटल के ऊपर ही फ्लक्स की कोटिंग किया है, तो ये भी कंज्यूमेबल है। आपको नॉन कंज्यूमेबल पूछा है तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। कोल्ड सेट, ये थोड़ा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आजकल, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज की जरूरत होगा। तो आपके एसएससी जेई का भी एग्जाम आ रहा है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो गाइस यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, ठीक है ना। क्वेश्चन डेप्थ में पूछे गए स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस है। कोल्ड सेट रिजल्ट फ्रॉम द स्प्लैटरिंग ड्यूरिंग द पोरिंग कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड ग्लोबुलर ऑफ द मेटल डेट बिकम इंटरप्टेड द कास्टिंग। कोल्ड सेट जो होता है वो बिल्कुल टर्बुलेंट फ्लो जो होता है, वही चीज बोल रहा है, मतलब ये करेक्ट बोल रहा है। स्कैप जो होता है डिफेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ द बैलून शेप गैस डिफेक्ट, करेक्ट, गैस डिफेक्ट की वजह से स्कैप होता है। तो अगर मैं बोलूं सर स्कैप जो डिफेक्ट है ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से होता है, इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर ऐसा है प्रोडक्ट, तो यहां से देखोगे इस तरह से प्रोडक्ट में आपको बनाना था रेक्टेंगुलर, लेकिन बन ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से स्कैब हो जाएगा ऊपर से। ये जो देख पा रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज स्कैब, इसी को हम स्कैब कहते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि स्कैप जो होगा, जो बैलून गैस शेप होगा, वो ड्यू टू द गैस शेप जो होता है, बैलून जो होगा गैस में कौन सा, अगर आप गैस डिफेक्ट की बात करोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे ब्लो होल्स होगा और पिन होल होगा, ब्लो होल होंगे, ठीक है ना, और पिन होल होंगे। तो बैलून जो होता है एक्चुअली गैस डिफेक्ट, और स्कैप जो होता है एक्चुअली इम्प्रॉपर रेमिंग से। तो मतलब ये गलत दे रखा है, तो ओनली ए विल बी द करेक्ट, तो ए ऑप्शन होगा। आई थिंक एनएचपीसी ने भी करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, अगर आप देखो स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील दे रखा है 4, अगर यहां से पूछा गया है स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील पूछा जा रहा है, मतलब स्पीड दे रखा है v दे रखा है 22 मीटर पर सेकेंड, एंड दे रखा है दैट इज 420 आरपीएम। ठीक है, रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा रेडियस पूछा जा रहा है। तो सिंपल है यार, इसमें क्या करना है अपने को, स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील क्या है कैसे निकालोगे, हमें पता है v क्या होगा r इंटू ओमेगा, आप इसको लिखोगे d/2 ऐसे लिखते हो, और ये क्या लिखते हो ओमेगा को 2πn, क्योंकि आप रोटेशनल स्पीड दे रखा है, तो आपको तो डायरेक्ट रटा भी होगा v π/60, आप तो निकाल तो ऐसे ही वैल्यूज पुट कर दो, पाई डायमीटर आपको निकाल, आप v आपको पुट करना है, वेलोसिटी क्या होगा 22, पाई डायमीटर आपको निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है, तो ये 420 दे रखा है, यहां से 60, तो आप 7 से उड़ा दोगे, तो यहां डायमीटर जो होगा 22 बाय, बहुत ही प्यारा है, और नीचे पाई कूदेगा तो 22/7 कर दो, तो ऊपर कूद जाएगा, ये उड़ा दो, तो आपको दिखेगा डायमीटर 1 मीटर। तो गाइस रेडियस पूछा है, जस्ट इसका आधा कर दो, ध्यान देना 1 मीटर, इसका आपको आधा करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या होगा 1/2 का मतलब 0.5 मीटर होगा। तो बहुत ही सिंपल, वो 0.5 बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन में। ग्रेन साइज जो है, अच्छा ग्रेन साइज जो ऑब्टेन नॉर्मलाइजिंग, अगर मैं हीट ट्रीटमेंट मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है कि बात करूं कि सर एनिलिन जो होता है, एनिलिन में जो कूलिंग करते हो आप, वो होता है फर्नेस कूलिंग। अच्छा फर्नेस कूलिंग, अच्छा फर्नेस कूलिंग होगा तो एक तरह का स्लो कूलिंग है, जी हाँ स्लो कूलिंग है, फर्नेस कूलिंग है तो स्लो कूलिंग होगा। स्लो कूलिंग मतलब आपको जो ग्रेन बनेगा बड़ा बड़ा ग्रेन बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हो कोर्स ग्रेन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कोर्स ग्रेन। उसी दूसरे तरफ देखोगे नॉर्मलाइजिंग जो होगा, नॉर्मलाइजिंग जो है आपका एयर कूलिंग है, एयर कूलिंग है मतलब ये फास्ट कूलिंग है, फास्ट कूलिंग है। अगर फास्ट कूलिंग है तो छोटे छोटे ग्रेन बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं फाइन ग्रेन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा फाइन ग्रेन बोलते हैं। मतलब इनफैक्ट अगर आप चाहो ना तो इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हो कि जो कूलिंग रेट होता है, कूलिंग रेट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज होता है। जितना ज्यादा कूलिंग रेट होगा उतना ही ग्रेन साइज छोटा होगा, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा एनिलिंग में फास्ट कूलिंग है तो छोटे, मतलब ग्रेन साइज ऑब्टेन इन नॉर्मलाइजिंग एनिलिंग से छोटा होगा, क्योंकि फाइन है तो स्मॉलर देन द एनिलिंग। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस डेप्थ में घुस के बनाया है, मतलब आपको पकड़ होनी चाहिए कंसेप्ट के ऊपर। थ्योरेटिकल ही है स्टेटमेंट टाइप के, लेकिन पकड़ होनी चाहिए गाइज। ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी जेईई में भी बन सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, आपको डेप्थ में पढ़ने होंगे चीजों को। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। दिस क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रेविटाइजेशन प्रोसेस। तो ग्रेविटाइजेशन क्या है कि आप क्या करते हो कि स्टील के अंदर ग्रेफाइट फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट है। तो एक्चुअली जो एलिमेंट होता है वो है सिलिकॉन है, निकल है, कॉपर है, एल्युमिनियम, ये कुछ होता है जो कि स्टील के अंदर ग्रेफाइट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो देख लो यहां से कॉपर दिखेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मास दे रखा है, फ्लाईव्हील का मास दे रखा है 289 इन केजी, ठीक है ना। रोटेटिंग दे रखा है, मतलब ओमेगा दे रखा है 6 रेडियन पर सेकेंड। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसमें रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है 1.17 दे रखा है, आपको मीटर दे रखा है। आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फ्लाईव्हील। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फ्लाईव्हील का, आपको पढ़ा होगा आपने। काइनेटिक एनर्जी जो होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली हाफ आई ओमेगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो गाइस वन बात, आई को हम क्या लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, और इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी जो है कर कैलकुलेट हाफ, मास कितना है, मास कितना है 289,
और यहां से के देखोगे, के अगर सिंपली रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है 1/17 का होल स्क्वायर दे रखा है इनटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू सिंपली आप पुट कर दो। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन बहुत ही टफ है, बहुत ही प्यारा डिजिट सेट करके दिया है। देखो 1770 जा 289, ये देखो उड़ा दिया तो 1/2 बचा, यहाँ पर 36 बचा, तो ये कितना हो गया 18 जूल बचा, तो यहाँ पर 18 जूल लगा दो। कहाँ है 18 जूल, लगा दो, सिंपल है। चलो अगले क्वेश्चंस कराएं। रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग यूज फॉर द शीट थिकनेस। अमूमन जो रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग होता है, जो अमूमन जो थिकनेस होती है वो 4 mm से कम होता है। तो अब देख लो 4 या 3 mm जो है, इसमें बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है वेल्डिंग से पूछा है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको डेप्थ में, ऐसे नहीं कि कुछ ऊपर से पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्यू फैक्टर दैट अफेक्ट वेल्डिबिलिटी आर वेल्डिंग प्रोसेस बेस मेटल एंड फिलर। वेल्डिबिलिटी होता है ईज ऑफ डूइंग वेल्डिंग, कितना इजीली आप वेल्डिंग करते हो, उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करता है। बेस मटेरियल कैसा है, फिलर मटेरियल कैसा है, वर्किंग कंडीशंस कैसा है, किस मेथड से कर रहे हो, तो उसमें से कुछ ये सब है और भी है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। दूसरी बोल रहा है मेटल विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी टेंड्स टू ट्रांसफर हीट अवे फ्रॉम द वेल्ड जोन। मतलब मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है वो हीट को बाहर लेके जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई है तो मतलब आप हीट दोगे तो वो बाहर लेके चला जाएगा। इसका मतलब अगर आपने वेल्डिंग ऐसे मटेरियल की कर रहे हो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही हाई है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होगा, इसमें कुछ भी हीट दोगे तो वो बाहर ही लेके जाएगा ना। तो अगर हाई थर्मल कंडक्टिविटी है तो हीट दोगे इसको मेल्ट करने के लिए, बाहर लेके जाएगा। सो वेल्डिंग ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिव मटेरियल रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ हीट। यही चीज तो बोल रहा है, व्हिच कैन मेक देम हार्ड टू वेल्ड, बोथ आर करेक्ट। तो आप देख सकते हो बोथ आर करेक्ट, मतलब एनएचपीसी ने भी आंसर दिया करेक्ट है। अभी तक सिर्फ एक ही चैलेंजिंग मिला है, वो है फ्लाईव्हील वाला जो है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म ए करंट, अगर आप देखोगे करंट दे रखा है 400 एम्पियर, ठीक है ना, वोल्टेज दे रखा है। तो पहले तो ये बताओ कि आपका जो मशीन यूज कर रहा है उसका पावर कितना हुआ। सर पावर इज इक्वल टू पावर कैपेसिटी कितना है, तो दैट इज 400 इंटू 10, दैट इज 4000 वाट हो गया। ठीक है सर, 4000 वाट हो गया। एंड मेल्टिंग फैक्टर मतलब 4000 तो आप यूज कर रहे हैं सर, 4000 तो आप यूज कर रहे हैं, कितना मेल्टिंग में यूटिलाइज हुआ। 4000 तो कैपेसिटी है, मेल्टिंग में कितना यूटिलाइज हो रहा है 5, उसका 5% है, मतलब 50% ही हो रहा है, मतलब 2000 वाट हो रहा है। एंड दैट इज अगर डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट जनरेशन एट द वेल्ड हीट ट्रांसफर फैक्टर, इतना मतलब वेल्ड में कितना जा रहा है, 2000 तो आपके पास है, लेकिन वेल्ड जोन में कितना जा रहा है, करा वेल्ड ट्रांसफर कैपेसिटी 70 है, मतलब अगर आपने 100 दिया तो 70 ही 17 ट्रांसफर कर रहा है, 30 लॉस में, 2000 है तो कितना होगा। तो माय डियर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि हीट फैक्टर फॉर द, अगर आप देखोगे रेट हीट जनरेशन एट, मतलब हीट जनरेशन एट वेल्ड जोन, वेल्ड जोन में कितना होगा, वेल्डिंग जोन में हीट जनरेशन कितना होगा, तो कितना जरूर है आपके पास 2000, ट्रांसफर कितना कर पा रहे हो सर 70%, तो बना कितना 1400 वाट। अच्छा वाट को आप जूल पर सेकंड में लिखते हो और क्या, तो ये क्या होगा 1400 जूल पर सेकंड। तो आप देख सकते हो यहां से बिल्कुल इजी क्वेश्चन, थोड़ा ये कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपकी पावर की मशीन 4000 वाट की है और आपका जो यूटिलाइज कर रहे हो वेल्ड करने 2000, लेकिन ट्रांसफर कितना हो पा रहा है, 30% लॉस है, 70% ही हो रहा है, तो कितना गया वेल्ड जोन में, वही तो पूछ रहा है 1400। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ द फॉलोअर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईच स्ट्रोक व्हेन द फॉलोअर मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी। ये तो सिंपल है। तो गाइस अगर हम देखें तो यहां पर अभी जो आपको सिर्फ एक ही चैलेंजिंग वाला जो क्वेश्चन है, जो आप जरूर चैलेंज कीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये फ्लाईव्हील वाला, तो सॉरी ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट, वेलोसिटी रेशियो वाला जो पूछा गया, तो याद रखिएगा ये आप चैलेंज कीजिए, आपको मार्क्स मिलेगा। इज इट क्लियर, चैलेंज एवरीवन दिस क्वेश्चन। तो गाइस देखा जाए तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डेप्थ में पूछा गया, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स टाइप है। इसका मतलब सर एसएससी जेईई में भी ऐसे क्वेश्चंस की चांसेस है। जी हाँ, न्यूमेरिकल्स आएंगे, स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइस इसको जानने के लिए, इसको डेप्थ में जानने के लिए अपने को एक्सपर्ट फैकल्टी की जरूरत पड़ती है जो इस फील्ड में महारत हासिल हो। तो गाइस ऐसे टीम आपको यहां पर इंजीनियर्स अड्डा पे दिखेगा। जी हां, अगर आपको चाहिए गाइडेंस कि हमें इस लेवल का प्रिपरेशन हो ताकि हम क्वेश्चंस को बिल्कुल
मूंगफली की तरह फोड़ते हुए चले जाए, तो आप इंजीनियर्स अड्डा के से आप ले सकते हो कोर्सेज इफ यू फील दैट। अगर आप चाहते हो कि कोई कोर्सेज सर एसएससी जेई के लिए मुझे मिल जाए ताकि हम एसएससी जेई में कमाल कर पाए, अगर एनएचपीसी नहीं हो पाया है एनीवे, तो आप सिंपल सी आप अड्डा 24/7 पे आ जाइए। यहां पर आपको अड्डा 24 गूगल करना है, अड्डा 24/7 आपको यहां ले जाएगा। देखिएगा यहां से आपको जाना है ऑल कोर्सेज में। देखिए ऑल कोर्सेज में गाइस जेईई सेगमेंट में दिखेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसएससी जेई दिखेगा। तो गाइस यहां पर हमारा शंखनाद बैच स्टार्ट हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे फ्री किट्स भी हैं, आप ले सकते हो यहां से। शंखनाद बैच जो स्टार्ट होगा 2 अगस्त, और आपके अक्टूबर एग्जाम से जस्ट पहले हमने पूरी तैयारी कर ली, पूरा हमारे पास स्टडी प्लान है, सिलेबस कंप्लीशन होगा, ये गारंटेड है। ठीक है, यहां पर बैचेस आप परचेज कर सकते हो। दिस इज शंखनाद बैच मैकेनिकल का 2374, बट अभी भी ऑफर चल रहा है, इसमें मैजिक कूपन लगाओगे तो इसमें ऑफर दिखेगा आपको। आपका जो मैजिक कूपन यूज करेंगे गाइस, इसमें वाई ध्यान रखिएगा, Y662 यूज करेंगे, Y662 यूज करेंगे, Y662 जैसे करोगे 2184 रुपये का हो जाएगा, आपको ये बल्क डिस्काउंट दिख जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसे परचेज करने के लिए Y662 ध्यान रखिएगा, ये लिमिटेड ऑफर है और आपका एग्जाम अक्टूबर में भी है। इस बैचेस को टाइमली कंप्लीट कर दिया जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। सो गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक।